हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट की कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के डबल इंटीग्रल के कुछ एग्जांपल्स देखे थे। आज की क्लास में हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर हमारी क्लास में आप में से कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल्स देखे थे वो इसके थे। डबल इंटीग्रल विदाउट लिमिट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आज हम इसका एक लास्ट एग्जांपल देख रहे हैं। इसके बाद भी अगर आपको किसी एग्जांपल में डाउट आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएं, हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे या फिर वीडियोस के माध्यम से आप उसको समझाने की क्या करेंगे कोशिश। ये मेरी तरफ से इसका क्या है लास्ट एग्जांपल। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये एग्जांपल है इवेलुएट यानी कि मान ज्ञात कीजिए डबल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई ओवर द रीजन ओवर द रीजन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। ये आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, इवेलुएट डबल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई ओवर द रीजन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। तो सबसे पहले तो ये देखें कि क्या ये डबल इंटीग्रल का एग्जांपल है क्या? तो बिल्कुल डबल इंटीग्रल का है। ये बिल्कुल डबल इंटीग्रल का क्या है? एग्जांपल है। क्या इसमें लिमिट दी हुई है क्या? नहीं दी हुई। तो ये किसका एग्जांपल है? विदाउट लिमिट का एग्जांपल है। क्या ये x और y के अंदर है क्या? बिल्कुल x और y के अंदर है। तो ये किसका एग्जांपल है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का। ये हमारा दूसरा टाइप चल रहा है। सबसे पहले हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के विथ लिमिट देखे थे, अभी हम देख रहे हैं विदाउट लिमिट। तो सबसे पहले तो इस रीजन की मदद से, इस रीजन की सहायता से हमें लिमिट फाइंड करनी होगी और लिमिट फाइंड करते हुए इसका क्या करना होगा? इंटीग्रेशन करना होगा। तो चलते हैं। अब बात आती है कि ये जो आपको रीजन दिया गया है ये हमें साफ नजर आ रहा है कि ये एक सर्किल की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है? सर्किल की। जिस सर्किल का सेंटर कितना है? ओरिजिन यानी कि 0 0 है और जिसकी रेडियस कितनी है? 1। जिसकी रेडियस कितनी है? 1। तो हम सबसे पहले एक सर्किल बनाने की क्या करते हैं कोशिश। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये आपका ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट कितने रहते हैं? ये आपका क्या हो गया? ओरिजिन। कभी भी इनइक्वलिटीज का कर्व नहीं बनता, हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? तो ये इक्वेशन है इसकी। तो हमारी सर्किल की इक्वेशन कितनी है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वो कहना चाहता है कि आपका जो बाउंडेड रीजन होगा ना, इंटीग्रल का जो रीजन होगा वो लेस देन क्या होगा? 1। यानी कि हमारा इंटीग्रल का रीजन, ये इसके कोऑर्डिनेट कितने रहेंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। रेडियस हमें कितनी दी हुई, इसको हम a मान लेते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने आने वाले हैं? 1,0, क्योंकि रेडियस कितनी है? 1 है ना। रेडियस कितनी है? 1। इस पॉइंट को हम एक बार के लिए b मान लेते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने आएंगे? -1,0। बुक वाला कहना चाहता है कि आपको जो इंटीग्रल का रीजन है ना वो लेस देन 1 है, और लेस देन 1 है तो हमारे इंटीग्रल का रीजन बनेगा ये पूरा। इसके बाहर का हमारा क्या नहीं बनेगा? इंटीग्रल का रीजन नहीं बनेगा। तो हमारे इंटीग्रल का रीजन बनेगा इतना बड़ा। ये हमारे इंटीग्रल का क्या है? रीजन है पूरा। अब सबसे पहले तो हम यह देखते हैं कि हमें इसके अंदर इंटीग्रेशन पहले x के रेस्पेक्ट में करना होगा या y के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले तो हमें साफ पता है कि हमें इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करना होगा? y के रेस्पेक्ट में। ये फर्स्ट वीडियोस के अंदर मैंने बताया था कि हमें कैसे पता लगता है कि इंटीग्रेशन पहले x के रेस्पेक्ट में होगा या पहले y के रेस्पेक्ट में होगा। तो हमें साफ पता है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन पहले किसके रेस्पेक्ट में होगा? y के रेस्पेक्ट में। और इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर
डी वाई और डी एक्स, और इसको हम किसके इक्वल मान लेते हैं, आई के। किसके इक्वल मान लेते हैं, आई के। अब हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं लिमिट। लिमिट फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये देखो कि किसके रेस्पेक्ट में पहले हो रहा है, वाई के रेस्पेक्ट में। तो हमें जो स्ट्रिप लेनी पड़ेगी ना, वो भी किसके पैरेलल लेनी पड़ेगी, वाई के पैरेलल हमें क्या लेनी पड़ेगी, स्ट्रिप। और ये हमारा बाउंडेड रीजन है, तो हमें इतनी बड़ी क्या लेनी पड़ेगी, स्ट्रिप। तो हमने ये ले ली स्ट्रिप। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं वाई की लिमिट। वाई की लिमिट फाइंड करने के लिए ये देखा जाता है कि ये स्ट्रिप नीचे किसको टच कर रही है, इस इक्वेशन को क्या कर रही है, टच। यानी सर्किल की इक्वेशन को क्या कर रही है, टच। और ऊपर भी किसको टच कर रही है, सर्किल की इक्वेशन को। तो वाई की जो लिमिट निकलेगी वो किससे निकलेगी, इससे। और इसको सॉल्व करते हुए आप ऐसे निकाल सकते हो। तो यहां से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहां से वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि y की लोअर लिमिट तो आएगी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपकी जो लोअर लिमिट आने वाली है ना, वो तो आएगी माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और आपकी जो अपर लिमिट आएगी वो आएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो आ गई हमारी लोअर लिमिट और ये आ गई हमारी अपर लिमिट। जिसके पैरेलल स्ट्रिप ली जाती है उसी से सबसे पहले किसकी वैल्यू निकलती है, y की। अब हम निकालने की लिमिट कोशिश करेंगे किसकी, x की। अब किसकी लिमिट निकालेंगे, x की। x की लिमिट निकालते हुए ये ध्यान रखना है कि इस स्ट्रिप को आपको इंटीग्रल रीजन के अंदर क्या करवाना है, मूव करवाना है। क्या करवाना है, मूव। ये स्ट्रिप मैंने यहां पे ली, को जरूरी है कि मैं यहां पे लेता। इस स्ट्रिप को हम यहां पे भी ले सकते थे, इस स्ट्रिप को यहां पे भी ले सकते थे, इस स्ट्रिप को यहां पे भी ले सकते थे, और लास्ट स्ट्रिप को ले सकते थे बी तक। इधर तो कहां तक ले सकते थे, बी तक। और इधर कहां तक ले सकते थे, ए तक। तो मतलब स्ट्रिप मूव कर सकती थी बी से लेके कहां तक, ए तक। कोई जरूरी है क्या मैं स्ट्रिप यहीं पे लेते, स्ट्रिप को बी से लेके कहां तक मूव करवा सकते थे, ए तक। तो स्ट्रिप को अगर मैं बी पे लेके आता तो बी पे एक्स की वैल्यू कितनी, -1। और ए पे एक्स की वैल्यू कितनी, 1। तो एक्स की जो लिमिट आने वाली है वो आने वाली है -1 से कितनी, 1। इस प्रकार से हमने सबसे पहले डबल इंटीग्रल को कन्वर्ट कर दिया इंटीग्रल रीजन की सहायता से, किसमें, विथ लिमिट में। अब हमारा एग्जाम्पल कन्वर्ट हो चुका है नॉर्मल एग्जाम्पल में। हमारे पास लिमिट आ गई। अब हमें इसको क्या करना होगा, सोल्व करना होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर इसके नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना लें, और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो हमने सबसे पहले इंटीग्रल रीजन की सहायता से क्या फाइंड कर लिया, लिमिट। और अब इसका सिंपल सिंपल क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो एक बार के लिए मैं उसको, अब देखो इधर सामने, इसका इंटीग्रेशन करने की कोशिश करते हैं। -1 से 1, ये ब्रैकेट। अब इधर ध्यान से देखो, आपने एक फाइनाइट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, प्रॉपर्टी ऑफ फाइनाइट इंटीग्रल। प्रॉपर्टी ऑफ फाइनाइट इंटीग्रल, ये आपके 12th क्लास में दी हुई है, प्रॉपर्टी ऑफ फाइनाइट इंटीग्रल। यदि आपका -a से a दिया हुआ है, फंक्शन आपका dx डॉट कितना है, dx, fx डॉट कितना है, dx। और यदि आपका फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन, इफ fx इज ए इवन फंक्शन, अगर आपका fx एक सम फंक्शन है तो आपका ये इंटीग्रल इसमें क्या हो जाता है, कन्वर्ट। ये आपके 12th क्लास में एक फाइनाइट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी दी हुई है। अगर आपको ये ध्यान है तो ठीक है, नहीं आप नोट लगाते हुए लिख लें। अगर आपका fx एक इवन फंक्शन है तो -a से a की बजाय 0 से किस में कन्वर्ट हो जाती है, a में, और 2 क्या आ जाता है आगे। अब यहां पे देखो, एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट, इसका तो कोई रोल नहीं है। क्या वाई स्क्वायर एक इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो क्या मैं 2 आगे ले सकता हूं क्या, बिल्कुल ले सकता हूं। और ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर प्रोडक्ट वाई स्क्वायर डी वाई, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, dx में। यहां तक सबको समझ में आता है। आप चलते हैं आगे। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो उसको हटा देना।
अब इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करोगे तो 2 तो ऐसे कैसे, एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, तो 2x² तो आ जाएगा बाहर, 2x² तो आ जाएगा बाहर क्योंकि कांस्टेंट है। और वाई स्क्वायर का करोगे तो कितना आएगा, y³ अपॉन 3। वाई स्क्वायर का करोगे तो कितना आएगा, y³ अपॉन 3। और लिमिट कितनी जाएगी, 0 से 1 माइनस x² प्रोडक्ट dx। यहां तक सब ठीक है। I इज इक्वल टू -1 से 1, 2x² अपॉन 3। y की जगह अपर लिमिट पुट करोगे तो कितना आएगा, 1 माइनस x² की पावर 3/2, क्योंकि 3 पहले था और स्क्वायर रूट का कितना चला गया 1/2। और लोअर लिमिट पुट करोगे तो कितना आएगा 0, प्रोडक्ट में कितना जाएगा dx। I इज इक्वल टू -1 से 1, तो ये आ जाएगा 2/3 x² 1 माइनस x² की पावर ऑफ 3/2 प्रोडक्ट ऑफ dx, प्रोडक्ट ऑफ dx। यानी कि आपका डबल इंटीग्रल कन्वर्ट हो चुका है किसके अंदर, सिंगल इंटीग्रल के अंदर। और सिंगल इंटीग्रल को सोल्व करना हम 12th क्लास के अंदर सीख चुके हैं। अब सिंगल इंटीग्रल, ये इंटीग्रल हम लोग कर नहीं पा रहे, इस इंटीग्रल को हमें सोल्व करना नहीं आता, तो एक काम किया जाता है, यहां पे रिप्लेस किया जाता है। मैं यहां पे x को रिप्लेस कर रहा हूं किससे, साइन थीटा से। x को किससे रिप्लेस कर रहा हूं, साइन थीटा से। तो मेरा dx कितना आएगा, कोस थीटा डी थीटा। अगर मैं x की जगह साइन थीटा पुट करता हूं तो dx कितना आएगा, कोस थीटा। और लिमिट भी देख लेते हैं, लिमिट कितनी आएगी जब मेरी, पहले तो इसको एक बार इसमें कन्वर्ट करें, एक बार रुके, एक बार रुक, पहले ये देखें कि ये फंक्शन क्या इवन फंक्शन है क्या, x² है, यहां पे भी क्या है x²। तो ये फंक्शन हमारा कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। और ये फंक्शन अगर हमारा इवन फंक्शन है तो मैं क्या फिर से 2 कर सकता हूं क्या आगे, तो 2 आगे और आ जाएगा, तो 2 और लिमिट कितनी बदल जाएगी 0 से 1, और ये आ जाएगा 2x² अपॉन 3 1 माइनस x² की पावर ऑफ 3/2 प्रोडक्ट में कितना dx, प्रोडक्ट में कितना आ जाएगा dx। अब मैं x की जगह लेता हूं साइन थीटा, x की जगह कितना लिया साइन थीटा, तो dx की जगह कितना आएगा कोस थीटा डी थीटा। और लिमिट और देख लेते हैं, जब मेरा x कितना रहेगा 0, जब मेरा x कितना रहेगा 0, तो x की जगह 0 रखोगे तो साइन थीटा बराबर 0 है, तो साइन 0 बराबर 0, तो थीटा बराबर कितना आएगा 0, थीटा बराबर तो कितना आएगा 0। जब मेरा x बराबर कितना है 1, x की जगह 1 यहां पे रखोगे तो साइन थीटा बराबर कितना आ रहा है 1, तो 1 किसकी वैल्यू रहती है π/2 की, तो साइन से साइन तो हट जाएगा, तो थीटा बराबर कितना आएगा π/2। तो थीटा की लिमिट मेरी कितनी चली जाएगी π/2, मेरी थीटा की लिमिट कितनी चली जाएगी π/2। यानी कि मेरी x जब मेरा 0 है तो मेरा थीटा कितना आ रहा है 0, और जब मेरा x 1 है तो मेरा थीटा कितना आ रहा है π/2। और ये सारी वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं किसके अंदर, इसके अंदर। मैं एक बार इसको हटा दूं यहां से, है ना, आपने अगर यहां तक नहीं लिखा है तो आप इसको लिख लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो है ना एक बार इसको हटा देते हैं। अब इधर देखे सामने, तो I इज इक्वल टू 4/3, तो 4/3 को तो ले लो बाहर, लिमिट को कर दो 0 से π/2, लिमिट को कर दो कितना 0 से π/2, x² की जगह कर दो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पावर में कितना चला जाएगा 3/2, और dx की जगह कितना लिख दोगे कोस थीटा डी थीटा। तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/3 0 से π/2, ये कितना आएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना आएगा कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा से 2 कट जाएगा तो कितना बनेगा कोस क्यूब थीटा, और एक कोस ये रहा तो कितना आएगा कोस की पावर 4 थीटा डॉट डी थीटा। 0 से π/2 साइन स्क्वायर थीटा कोस की पावर 4 थीटा डी थीटा, ये आ जाएगा। अब आपके बीएससी के अंदर एक टॉपिक दिया हुआ है गामा एंड बीटा फंक्शन। वो टॉपिक हालांकि अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, हम जल्दी ही उसके ऊपर भी वीडियोस बनाने वाले हैं। जब तक हम वो टॉपिक नहीं पढ़ते आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या है मैं लिख के बता रहा हूं आपको, एक बार के लिए वो फॉर्मूला याद रखना है। वो आता कैसे है उसका डेरिवेशन हम देखने वाले हैं, लेकिन एक बार के लिए उसको ध्यान में रखें। वो फॉर्मूला बोलता है कि
इसको आप कहीं पे नोट लगाते हुए लिख लें। वो फॉर्मूला बोलता है 0 से π/2 हो, 0 से लिमिट तो कितनी हो, 0 से π/2, और आपका ऐसा दिया हुआ रहे साइन n थीटा कोस m थीटा डॉट डी थीटा। तो इसका आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ये रिजल्ट लिखें, गामा n प्लस 1/2 गामा m प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2 अपॉन 2। एक बार आप इसको नोट लगाते हुए लिख लें, गामा होता क्या है, ये डेरिवेशन आता कहां से है, हम जब गामा और बीटा फंक्शन पढ़ेंगे तब आपको वहां पे कंप्लीट बताएंगे, एक बार के लिए आप इसको ध्यान में रखें। तो इसके अकॉर्डिंग हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 4/3 का तो 4/3, ये कहना चाहते हैं कि लिमिट 0 से π/2 होनी चाहिए, हमारे पास लिमिट बिल्कुल 0 से कितनी है, π/2। n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, m की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, तो उसके अकॉर्डिंग रखने की कोशिश करते हैं। गामा तो 2 + 1/2 तो कितना हो जाएगा 3/2, 4 + 1/2 तो कितना हो जाएगा 5/2 अपॉन 2 की जगह 2 गामा m प्लस n तो कितना आएगा 2 + 4 + 2 अपॉन, इतनी बात समझ में आती है। तो क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या, 4/3 गामा 3/2 गामा 5/2 अपॉन 2, ये कितना बनाएगा 6 + 2 8, और ये कितना बनाएगा गामा 4, और ये आ गया i। अब मुझे इस गामा को सोल्व करना नहीं आता, तो यहां पे आपको दो फॉर्मूले और याद रखने हैं। ये दो फॉर्मूले बोलते हैं कि अगर आपको ऐसा दिया हुआ है, अगर आपको दिया हुआ है गामा n+1, कितना दिया हुआ है, गामा n+1 दिया हुआ है, तो इसका मतलब होता है n गामा n। इसका मतलब क्या होता है n गामा n। अगर आपको ऐसा दिया हुआ है गामा n+1, तो इसका एक और मतलब होता है n फैक्टोरियल। इसका एक और मतलब क्या होता है n फैक्टोरियल। और यदि कहीं पे आपको दिया हुआ है गामा 1/2, तो इसका मतलब होता है √5। आप एक बार नोट करते हुए 3 फॉर्मूले और याद रखें, इन तीनों का भी आपके बुक्स में डेरिवेशन दिया हुआ है, हम जो बाद में देखने वाले हैं। अब चलते हैं आगे। 4/3 का तो 4/3, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2 + 1, 1/2 + 1 लिखा जा सकता है। क्या इसको 3/2 + 1 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और क्या इसको गामा ऑफ 3 + 1 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब यहां पे देखें i = ये नीचे तक दिखाई दे रहा है ना आपको, यहां तक नीचे तक पूरा। अब इधर देखो 4/3 का तो 4/3, n+1 को मैं क्या लिख सकता हूं n गामा n, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 गामा 1/2, ये नीचे तक प्रॉपर दिखाई दे रहा है ना, तो 1/2 गामा 1/2। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या 3/2 गामा 3/2, क्योंकि n गामा n अपॉन 2 की जगह 2 गामा 3 + 1 n+1, तो कितना लिख सकता हूं 3 फैक्टोरियल, तो इसको मैं कितना लिख सकता हूं 3 फैक्टोरियल। इतनी बात समझ में आती है आपको। अब चलते हैं आगे, इस तरफ का मैं एक बार हटा देते हैं ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर नहीं लिया है तो। अब इधर देखें, तो ये तो आ गया i = 4/3 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई गामा 1/2 मल्टीप्लाई 3/2। अब इधर ध्यान से देखें, ये गामा 3/2 दिया हुआ है, क्या इस गामा 3/2 को मैं फिर से ऐसे लिख सकता हूं क्या, गामा 1/2 + 1 लिख सकते हैं, अपॉन नीचे कितना है 2, और 3 फैक्टोरियल कितना होगा 3 × 2 × 1, ये हमारा क्या हो गया 3 फैक्टोरियल। तो i = 4/3 1/2 गामा 1/2 मल्टीप्लाई 3/2। क्या इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/2 गामा 1/2 लिखा जा सकता है क्या, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और ये कितना आ जाएगा
2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। आई इज इक्वल टू 4/3 की जगह 4/3, 1/2 की जगह 1/2 मल्टीप्लाई गामा 1/2। गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? स्क्वायर रूट ऑफ पाई, मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ पाई, और अपॉन में कितना है 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जो जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दो। तो इस 4 से तो गया ये 2 गया 2 गया, इस 3 से गया कितना 3। तो ऊपर तो ध्यान से देखो, ऊपर 1 बच रहा है, स्क्वायर रूट पाई बच रहा है, स्क्वायर रूट पाई बच रहा है, तो ऊपर तो बच गया कितना पाई, ऊपर तो बच गया कितना पाई। नीचे देखते हैं कितना बच रहा है, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24 और 24 2 जा 1 जा 24, तो नीचे कितना बन रहा है 24। तो हमारा जो इंटीग्रल का आंसर आता है वो कितना आता है पाई अपॉन 24, और ये हमारा क्या है फाइनल आंसर। तो इसके अंदर हमने एक तो ये फॉर्मूला काम में लिया है, या फिर ये गामा और बीटा फंक्शन में एक रिलेशन काम में लिया है, आप इसको ध्यान में रखें। और 3 नोट आप ये ध्यान में रखें, ये हम जल्दी ही बीटा और गामा फंक्शन पढ़ेंगे, तो उसके अंदर इनके डेरिवेशंस, गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन में क्या रिलेशंस होते हैं, गामा फंक्शन बीटा फंक्शन होते क्या है, वो सब देखने वाले हैं। तो हमने इस प्रकार से इस डबल इंटीग्रल के एग्जाम्पल को क्या किया है, सोल्व किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अगर आप इसी तरह के अच्छे कंटेंट को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वीडियोस के साथ लगातार बने रहें, हमारी वीडियोस को अंत तक देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अधिक से अधिक हमारे साथ जुड़ें। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।